Hello students, hope you all are doing great at your home and welcome once again to the brand new session, brand new video of this chapter that is light. ओके तो हमने इसमें काफ़ी बेसिक बातें कवर आउट कर ली हैं अब तक के सेशन के अंदर और हम अब अच्छी लेवल की बातें करने के लिए इसके अंदर बिल्कुल तैयार हैं. सो थोड़ा सा रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या सीखा. वी हैव लर्नड अबाउट लाइट, बेसिक चीज़ हमने कर ली थी. लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन, फिर कुछ छोटी बातें है ना. सोर्स क्या है, ल्यूमिनस सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्स और नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, रे क्या होती है, बीम क्या होती है, कॉन्वर्जेंट बीम क्या होती है, डाइवर्जेंट बीम क्या होती है ना. किसी की शेडो कैसे बनती है, कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है आपको. मिरर्स पहले के ज़माने में कैसे होते थे, अब के ज़माने में कैसे होते हैं. रिफ्लेक्ट करना बेसिक प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है. ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर. मेटल वर्सेस नॉन मेटल जब आएगा है ना, तब आप लिखोगे मेटल एंड नॉन मेटल है चैप्टर का नेम तो, बट मेटल वर्सेस नॉन मेटल जब आप टेबल बनाओगे उसके अंदर तो आप लिखोगे मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकने की प्रॉपर्टी है. दैट्स वाई दे वर यूज्ड इन द केस ऑफ मिरर्स. ओके, तो मूविंग अहेड, फिर हमने प्लेन मिरर देखा, नहीं उससे पहले रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखी है ना. रिफ्लेक्शन के लॉज देखे, पहला लॉ दूसरा लॉ दोनों समझे अपन ने. फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखे. चिंटू ने पूछा था कि भैया दीवार में मुझे अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती है ना. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये दोनों देखे. फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, रे डायग्राम बनाया उसका और उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक देखे. 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन से वाले थे, तो द फर्स्ट वन वॉज कि सेम साइज, सेम जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना इमेज का साइज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से बाहर खड़ा है उतनी दूर इमेज अंदर खड़ी होगी. तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, सही में इमेज नहीं होती, झूठ मूठ के दिखती है ना. अगर मैंने इधर इस दीवार पे लाइक ये वाली जो दीवार है इसके पीछे कोई और घर है, अगर मैंने इधर मिरर लगा रखा हो तो क्या होगा, अगर मैं इधर खड़ा हूँ इससे 1 मीटर इधर, तो मुझे अपनी इमेज इस मिरर के 1 मीटर पीछे दिखेगी. मतलब किसी और के घर पे जाने का आसान सा तरीका हो गया ये तो फिर है ना. बट हम नहीं जा सकते, जस्ट ऐसा दिखता है कि हम वहाँ होंगे. ओके, एंड नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स के अंदर भी हम एंटर कर लिए थे. स्फेरिकल मिरर देख लिए थे कि स्फेरिकल मिरर किन्हें कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के हैं, कौन सा काम है इनका. और लास्टली फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, मतलब तैयारियां पूरी करके आए हैं हम. अपर्चर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, F = 2R, F = R/2, R = 2F. ये सारी तैयारी हमने पूरी करके आए हैं. अच्छा, एक और तैयारी कि नॉर्मल इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर आप कैसे बना सकते हो, सेंटर से बना सकते हो टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो काफ़ी सारी तैयारी कर ली अपन ने. नाउ वी आर रेडी फॉर द मेन कंटेंट. स्टार्ट करते हैं. हेडिंग आपके लिए तैयार है, लिखा हुआ है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. अभी भी वैसे मेन जो काम है ना, जो मेन चीज़ है दैट इज इमेज फॉर्मेशन. बट इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको रूल्स समझने पड़ेंगे. लाइक आपने ड्राइविंग सीखनी है, आप यू आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द ड्राइविंग या राइडिंग ए बाइक ऑन द रोड, बट यू कांट, आपके पास लाइसेंस नहीं है. तो पहले आपको क्या करना पड़ा, पेपर वगैरह फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ रही है, कर दी. अब आपको एक टेस्ट देना पड़ रहा है कि आपको रूल्स आते हैं या नहीं आते ट्रैफिक के, है ना. तो जैसे वो रूल्स आपने पास कर लिए, आपको बाइक मिल जाएगी और आप उसको दौड़ा लो. ठीक है, तो बस वही रूल्स हैं. अब ये रूल्स का मतलब क्या है, थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करते हैं, समझते हैं इसको. रूल्स का क्या मतलब है, लाइक मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर ये शेयर किया था कि कोई भी अगर मिरर है, मीनवाइल अगर अपने कनकेव मिरर बनाए टिस है ना, PCF ऐसा कुछ बना देते हैं अपने अगर, है ना. तो आपको कहा था अगर ऐसे कोई रे आ रही है, कोई भी रे आ रही है रेंडमली, तो आप क्या कर सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर आप इससे मिला दो, है ना, अगर आप मिला दो तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा ये लाइन, और ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये अपने बात करी थी. ओके, बट हमें इससे हर रे बनानी आ जाएगी. बट अभी रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, हम कुछ खास रेज को लेकर के चलेंगे जिनका हमें पता होगा कि अगर यहाँ से कुछ आता है तो वही होगा. समझ में आई बात, शायद आई शायद नहीं आई, जब करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी. इस लॉ से तो कुछ भी अपने निकाल सकते हैं, बट आपको ऑन द स्पॉट सारा कुछ करना पड़ेगा. लाइक एक रे आपको याद है कि अगर पैरेलल आती तो कहाँ से जाती है, फोकस से. पैरेलल नहीं आई ना, फिर फोकस से नहीं जाएगी, सॉरी पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी. अब बताओ उसके लिए आपको ये नॉर्मल बनाने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत. अच्छा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, गलत कुछ नहीं उसमें.
बनाना चाहो तो बना सकते हो, और बनाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। क्या मिलेगी उसको एज अ बोनस अपने लास्ट में शेयर करेंगे, क्या मिलेगी आपको। बट जैसे आपको वो एक रूल पता चल गया ना, अब आपको बारी बारी नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह के हमें 3-4 रूल्स करने हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग तो 4 रूल्स करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक बारी में एक रूल करेंगे, अपने एक रूल में इस बोर्ड को यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए अपने को। लाइक वी आर स्टार्टिंग विद आवर मेन कंटेंट नाउ। नंबर 1 रूल, फर्स्ट रूल आ रहा है आपके सामने, और फर्स्ट रूल कौन सा है, ये क्या हो गया हमारा मिरर। मिरर तैयार है ना, मिरर जैसा कुछ लग रहा है, ये मिरर जैसा सा लगना चाहिए, बाकी आप संभाल लेना, ठीक है। और इसमें से ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, ठीक है। ओके, अब अगर कोई रे आई, देखो भाई, अच्छा पैरेलल अगर इसके आई तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। लो जी, प्रिंसिपल फोकस से जानी चाहिए। बाय चांस इन केस थोड़ा आपका आगे पीछे हो तो आप प्रिंसिपल फोकस को शिफ्ट कर लेना टू मेक द स्मार्ट डायग्राम, है ना। बाकी आप इसको सही से बनाना कि आपका सेंटर पे ही हो और सेंटर के मिड पॉइंट पे आप हो, ओके। और मैं आइडिया से बनाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा खासा ये सही लग रहा है डायग्राम। और रूल क्या हुआ कि वेन एवर रे is incident parallel to the principal axis, then after reflection it must pass through the principal focus. सिंपल, हमें पता ही था। अच्छा, इतनी जगह का क्या यूटिलाइज करेंगे अपने, इतनी जगह का फिर और यूटिलाइजेशन कर लेंगे। नाउ वी विल डील विद द कॉन्वेक्स मिरर, वो भी तो सीखा अपन ने, है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, ऐसा, इसके अंदर पॉलिश कर दी अपन ने। अब इसके अंदर से ये स्ट्रेट लाइन, क्या है स्ट्रेट लाइन का नाम, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर। अब इसका सेंटर इस तरफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसका सर्कल, इसका स्फीयर यहाँ कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर यहाँ, तो फोकस भी यहाँ, है ना। अब इसके अंदर अगर कोई रे आई तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अंदर देखो, इन दोनों में बस यही ध्यान रखना है, इसके अंदर प्रिंसिपल फोकस से जाती है और उसमें प्रिंसिपल फोकस से आती हुई लगती है, इट अपीयर्स दैट, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखेंगे भी अपने, ओके। और इन केस अगर कोई बच्चा कहे कि सर गलती हो जाए तो इसके अंदर ही मैं प्रिंसिपल फोकस से भेज दूं, तो गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये मिरर है। मिरर पे आप लाइट फेंकोगे तो वो मिरर को क्रॉस करके आगे तो जा नहीं सकती, है ना। इसका मतलब या तो यहाँ पे छेद था मिरर में आपके, अगर छेद नहीं था, मिरर आपका साफ है, एकदम स्ट्रांग है पूरा, तो इट मीन्स ये इसको तोड़ करके तो आगे जा नहीं सकती। इट मीन्स इसको यहीं से ही बैक होना पड़ेगा। बट बैक कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि आप पहले इसको F से कनेक्ट कर लो और फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर दो इस तरफ, ठीक है। तो ताकि यहाँ पे खड़े हुए किसी भी इंसान को, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर की आई रखी है तो उसको क्या लगेगा कि दिस रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। तो इसके अंदर आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, डायग्राम्स आपने बना लिए, बट यू हैव टू राइट द लैंग्वेज। तो आप लिखोगे इसके अंदर, सुने मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट डाउन। तो आप पेन पेंसिल लेकर के आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं अगर आप फास्ट में देख रहे हैं तो, कि वेन एवर अ रे, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ आपके लिए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus, or emerges from the, or appears to emerge from the principal focus. Clear? A ray incident parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus or appears to emerging from the principal focus. आप चाहो तो थोड़ी डिटेलिंग के लिए बीच में कॉन्केव मिरर और बीच में कन्वेक्स मिरर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं ऐड करते हो तो भारी पड़ जाएगी। लो जी, इतना काम हो गया खत्म। दिस वॉज आवर फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। 4 हैं, 1 हो गया और ये तो आता ही था। अब टाइम है फॉर बदला लेते हैं इसका। देखो यही वाला डायग्राम मेरे लिए काम में आ जाएंगे रूल नंबर 2 के लिए। अब बदला क्या है, बदला ये है कि जो पैरेलल लाइन जाती है ना वो फोकस से आती है, और दूसरा रूल ये है कि उल्टा कर दो इसको, जो फोकस से जाती है वो
पैरेलल हो जाती है, जस्ट सिंपल। तो इसके अंदर मुझे करना क्या पड़ेगा, आई हैव टू जस्ट चेंज द डायरेक्शंस ऑफ एरो। इस एरो की डायरेक्शन को इस एरो की डायरेक्शन से बदल देना। मतलब आप इसको फ्रेशली समझो कि अगर रे फोकस से होकर के जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस केस के अंदर देखो फोकस से होकर कभी नहीं आ सकती, क्योंकि फोकस है उस तरफ, है ना, फोकस है उस तरफ। उधर से आप लाइटें मारो कोई फायदा नहीं है। आप तैयार अगर होते हो तो शीशे के सामने खड़े होकर के होते हो, पीछे खड़े होकर बालों में हाथ मारने का कोई फायदा नहीं, हमको कुछ नहीं पता लगने वाला। तो सेम इज द थिंग। तो वैसा ही इधर इस तरफ से तो देखो फोकस से होकर के आना पॉसिबल है नहीं, है ना। क्यों, देखो ऊपर से भी आएगी तो भी इस साइड पे टकराएगी, इस साइड पे टकराने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। इधर से आएगी तो भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वापस ये पॉलिश्ड साइड पे टकराएगी। तो अगेन वही बात कि शीशे के पीछे खड़े होकर के जाके तैयार होना समझदारी वाली बात नहीं है, लोग सही नहीं समझेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि फोकस में से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। आप ये कहोगे अगर ऐसी रे हो कोई जो फोकस में से जाना चाहती हो, ऐसा लग रहा है कि ये फोकस में चली जाएगी, ऐसा लग रहा है। देखो अगर ये मिरर ना होता, ये बाउंड्री ना होती, तो ये कहाँ जाती, सीधा फोकस में से। इफ अ रे विच अपीयर्स टू क्रॉस द focus, which appears to pass through focus, will after reflection become parallel to the principal axis. क्लियर। और एक्चुअली में ये ही दोनों रूल्स की अपनों ने स्टेटमेंट भी बोल दी। तो सेकंड रूल की ऑफिशियली स्टेटमेंट में बोल देता हूँ कि क्या बनेगी, लिख लेना आप, ठीक है। तो लिखें क्या बनेगी, अ रे passing through the principal focus or appearing to pass through principal focus will become parallel to principal axis after reflection. बिल्कुल सिंपल, will become parallel to principal axis after reflection. रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है, चाहे ये हो चाहे ये हो। दिस वॉज आर रूल नंबर सेकेंड। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। अब इसके अंदर थोड़ा सा साफ सफाई करके नए दो मिरर्स तैयार हैं। दिस इज व्हाट कॉन्केव मिरर एंड दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। साथ साथ में आपको याद भी रहता रहेगा, है ना। अब तीसरा रूल क्या कहता है, दो रूल क्या थे, पैरेलल आई तो फोकस से आई तो पैरेलल आई तो फोकस से निकलती हुई लगेगी, फोकस में जाती हुई लगे तो पैरेलल, जस्ट उल्टा। तो दो लॉ लिए अपन ने, समझ में आ गए हमें। लॉज कह दो, रूल्स कह दो, जो भी हैं, हमें रूल समझ में आ गए हैं। तीसरा रूल बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन बहुत बारी आता है। किस तरह का आता है वो भी सुने। देखो तीसरा रूल क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा रूल ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, तो वो उल्टे पैर वापस आएगी। व्हाट इट मीन्स कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। मतलब जाएगी ऐसे तो आएगी भी ऐसे ही। एक्चुअली में दो रे हैं, ये गई ऐसे और वापस इसी रास्ते से आ गई, है ना, इसी रास्ते से आ गई। ये तो जब मैंने रीट्रेस किया थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो हमें दो रे बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही रे हमारा काम कर देगी, जैसे जाएगी वैसे ही आएगी। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो दूसरी रे ही नहीं बनानी पड़ी। और इस तरफ क्या ख्याल है, इस तरफ कैसा कुछ बनाएंगे अपने, इस तरफ देखो वापस वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से असली में तो जाने का कोई सवाल है नहीं। तो यहाँ पे चीज़ें सिर्फ लगती हैं। आपको ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई है ना, कि यहाँ पे चीज़ें सच में होती हैं और वहाँ पे चीज़ें होती हुई लगती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करती हुई लगे, ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को चली जाती, ये नहीं जाने वाली, अपने को चेंज करनी पड़ेगी। लाइक दिस वन, आई थिंक ये चली जानी चाहिए। लो ये चली गई, थोड़ा सा मिलीमीटर का डिस्टेंस रहेगा शायद, वो अपने कवर अप कर सकते हैं, थोड़ा सेंटर पीछे खिसका लेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर को अप्रोच कर जाती, तो ये भी अपने पाथ को रीट्रेस कर लेगी। बस सिंपल इतना है कि अब इसको लिखेंगे कैसे, फिर अपने इसके पीछे थोड़ी और डिस्कशन करेंगे अभी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट है। लो स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे क्या, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और appearing to pass through center of curvature will just retrace its path back after reflection.
क्लियर? तो ऐसा लिख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई लगेगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जस्ट अपने पाथ को उल्टा रिट्रेस करेगी, विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, उल्टे पैर भागकर आ जाएगी। क्लियर? अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? अब इसका रीज़न ये है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिट्रेस हुई क्यों, रिट्रेस क्यों हुई। इसका रीज़न ये है, देखो आपको मैंने अभी बताया था, वैसे डायग्राम बनाओ, वापस से बता रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। आपको बताया था कि अगर कोई रे कुछ किसी भी एंगल पे आ रही है, आपको इसका डायग्राम कंप्लीट करना है। अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ आपको, तो आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल बनाने के दो तरीके, एक आप इस पर टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट पे आप परपेंडिकुलर बनाओ, या दूसरा आसान तरीका क्या बताया था, ये बताया था कि आप चले जाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को इससे कनेक्ट कर दो, तो जो ये बनेगी, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल। ये नॉर्मल ही है, और नॉर्मल है तो इट मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो सेम एंगल पे आप एक निकाल दो रे, ये क्या बनेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बनेगा और ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। तैयार है आपके पास डायग्राम। अब इस केस में देखो, जब ये रे यहाँ इस तरह से इंसिडेंट कर रही थी, जब ये रे इस तरह से इंसिडेंट कर रही थी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है तो आपको क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। अब आप नॉर्मल बनाओगे तो क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से ज्वाइन करोगे। देखो वो तो पहले से ऑलरेडी ज्वाइंट है, बट क्योंकि अगर दूसरा कलर यूज़ करें तो आप देखो, देख सकते हो आप कि एक और लाइन अगर अपने बनाते हैं तो इस ग्रीन लाइन का आई थिंक कलर आपको क्लियरली विजिबल है, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द ग्रीन कलर, इसके नीचे है वो है रेड कलर। ठीक है, कि मेरी कैमरा में कलर चेंज हो जाते हैं, तो रेड कलर और ग्रीन कलर क्योंकि सेम लाइन पे सेम लाइन है, तो इनके बीच में एंगल कितना, 0, मीन्स एंगल आई, ये तो एंगल आई बनना था, एंगल आई 0 डिग्री, एंगल आई जितना एंगल आर भी उतना। अगर इंसिडेंस एंगल 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, इट मीन्स ये रीट्रेस कर जाएगी। क्लियर? जैसा कि मिरर में हुआ था, जैसा कि मिरर में हुआ था, आपको याद आएगा हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में किया था ऐसा कि अगर कोई रे इस तरह से परपेंडिकुलर गिरती है इस पे तो जस्ट वापस भाग जाती है। क्यों? क्योंकि यही तो नॉर्मल था। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल ही तो होता है। तो अगर कोई नॉर्मल के अलोंग आती है ना लाइन, थोड़ा कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करो, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपका माइंड उतना डेवलप हो चुका है, हमने उतनी नींव बिछा ली है, आपको सारी बातें समझ में आने लग गई हैं। ठीक है, तो जब कभी भी नॉर्मल के अलोंग कोई भी लाइन जाएगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, ये रीज़न है। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, सो एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, इसलिए ये अपने पाथ को रीट्रेस करेगी। तो बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है वो सुने कि अरे जो आपको पता है वो चीज़ वो बता देगा, अरे क्रॉसिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रीट्रेस इट्स पाथ बैक, एक्सप्लेन व्हाई। अब जो बच्चा रूल पढ़ के गया था वो तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला पूछ ले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसका क्या होगा। अब उसने तो खुद ही बता दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो वापस आ जाती है। पूछ क्या लिया कि ऐसा क्यों, तो आप क्या आंसर दोगे, आप आंसर दोगे कि इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय दिस रे इज 0 एंड एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0, hence the reflected ray just retrace its path back. Clear? Simple, easy. तो ये हमारे पास हो गया इसका थर्ड केस। सो नाउ दोबारा साफ करके 2 डायग्राम फिर बना दिए रूल नंबर 4 के लिए, है ना। तो अब ये रूल क्या है, ये उससे भी आसान है, एक से एक आसान रूल भरे पड़े हैं। ये सबसे आसान रूल है। ये क्या कहता है कि अगर, अब देखो आपने फोकस से भेज करके देख ली, आपने सेंटर से भेज करके देख ली, ये पोल बचा है, ये कह रहा है मेरे पे भी मार लो कोई एक आधी लाइन, है ना। समझे कि प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल करके देख ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज के देख ली। अच्छा याद करते हैं किया क्या नहीं किया, हमें दिमाग में है या नहीं है। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज के देख ली, क्योंकि इसके लॉन्ग तो भेज नहीं सकते। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी थी तो फोकस से आ रही थी, फिर फोकस है, हमने फोकस से भेज के देख ली, फोकस से भेज के देख ली तो क्या हुआ, पैरेलल हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज के देखी तो क्या हुआ, रीट्रेस होगी। अभी पोल बैठा है, कह रहा है एक आधी लाइट मेरे पे ही मारो, मैं भी तो देखूं क्या होता है उसका। तो चलो भी इसकी जो इच्छा है उसको भी पूरा कर दें कि अगर कोई लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल डायरेक्टली, इज इंसिडेंट ऑन द पोल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसकी डायरेक्शन तो बदल जाएगी। अगर वो ऊपर से आई है तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन नीचे से निकलेगी,
बट एंगल सेम रहेगा। अगर वो ऊपर थीटा एंगल से आई है तो नीचे भी थीटा एंगल से ही जाएगी। मीन्स टू से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री पे थी ऊपर की तरफ, तो नीचे भी 30 डिग्री से ही निकलेगी। और ये पहला ऐसा केस है जो यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेम डायग्राम मिलेगा, क्योंकि पोल इसका भी ओपन है उतना ही जितना ओपन है इसका, है ना। तो यहाँ पे भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो पहली बार इधर डायग्राम बन पाएगा सही वाला, अपीयर्स वाला नहीं, डॉटेड लाइन वाला नहीं, सही वाला। देखो, क्योंकि पोल पे तो टकरा ही सकती है ना। पोल पे अगर टकराएगी ऊपर थीटा एंगल पे, तो वापस जाएगी नीचे से थीटा एंगल पे ही, ठीक है। अगर नीचे से जाती तो फिर ऊपर से निकलती। सिंपल। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? याद क्या, लिख कर कैसे होगे? याद तो रखना ही नहीं है इसको, हो गया ये तो, है ना। आप लिखोगे रे स्ट्राइकिंग ऑन द पोल ऑफ मिरर, स्ट्राइकिंग ऑन द पोल ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑन ऑपोजिट साइड विद सेम एंगल, ऑन ऑपोजिट साइड विद सेम एंगल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि दोनों चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हो रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरफ थी तो इस तरफ निकलेगी, जितना एंगल था उतना। सो दिस वॉज सुपर 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 इजी। 4 केस हैं, 4 केस याद कैसे रहेंगे आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी आपने, क्योंकि 4 ही चीज़ें मेन है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। चारों का यूज़ कर लिया। किसी के पैरेलल देके हमारी लाइनें, और आपने क्या किया, किसी में से क्रॉस करवाई हैं, सेंटर से, फोकस से या फिर पोल से, है ना, 1 बाय 1। और हर किसी का रिजल्ट देखो, 2 पहले ईजी है, पैरेलल, फोकस से तो जस्ट उल्टा, फोकस से तो पैरेलल, फिर सेंटर से तो जस्ट वापस, पोल से बड़ा स्टाइलिश है, जिस एंगल से ऊपर उसी एंगल से नीचे, नीचे से आ रही है तो ऊपर, सिंपल। तो यही चीज़ इसके लिए लगानी है। बस इसके लिए क्या था, पहले 3 केस के अंदर अपीयर वर्ड लगाना था, क्योंकि सही में आप सेंटर तक जाने के लिए इस मिरर को तोड़ोगे नहीं, है ना, डैमेज नहीं करना आपने, इसको चीर फाड़ नहीं करनी कुछ भी ना, फोकस पे आप जा सकते। तो अगर अपीयर्स टू वाला केस है तो आपके पास ये सेम रिजल्ट मिल जाएंगे कि इफ इट अपीयर्स टू क्रॉस द फोकस देन इट विल बिकम पैरेलल, इट अपीयर्स टू अप्रोच टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल retrace its path back to the source, and if it is really parallel to the principal axis, 2 केसेस में रियली हो सकते हैं। अच्छा, वो भी आधा रियल हो सकता है, पीछे वाला वर्चुअली होएगा कि इफ इट इज parallel to the principal axis then after reflection it will seem या it will appear to emerging out from the principal focus। क्लियर? ये सारी बातें हमने कर ली, हमें अब रूल्स भी पता लग गए। नाउ वी आर वेरी मच रेडी टू मूव फॉर दिस टॉपिक, आवर मेन टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन। नाउ मूविंग अहेड फॉर द इमेज फॉर्मेशन, वापस से सब कुछ साफ करके आपके लिए दोबारा नई हेडिंग लिख दी है एकदम फ्रेशली, उस हेडिंग को यूज़ नहीं किया। इमेज फॉर्मेशन पहले आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इमेज फॉर्मेशन, इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है। तो नाम क्लियर है भाई, नाम देख लिया करो, आपको काम समझ में आ जाएगा। इमेज मतलब इमेज, कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके लिए आपको अब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, आपको उसमें से कुछ रेज निकालनी है, मिनिमम 2 रेज निकालनी है। इफ़ यू रिमेंबर फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का आपने रे फॉर्मेशन करके आए हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन करके आए हैं। इमेज फॉर्मेशन कह दो या रे डायग्राम कह दो, अपने बना कर आए हैं। आपको बहुत सारे रेज नहीं चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम जितना आपका मन करे, उसमें से 2 रेज निकालते हैं, फिर देखते हैं कि वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, फिर देखते हैं कि वो इंटरसेक्ट कहाँ हो रही हैं, जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इमेज मिलती है। तो हमें इमेजेस बना बना करके देखनी है। अब कौन से मिरर के लिए बनानी है? ऑब्वियसली स्फेरिकल मिरर के लिए बनानी है। अब स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से हैं? एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो पहले बात कर लेते कॉनकेव की, लड़ाई किस बात की है ना, फिर बात कर लेंगे कॉन्वेक्स की, एक एक करके दोनों को टर्न दे देते हैं। तो फर्स्ट टर्न इज फॉर कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर क्या है, लो जी बड़ा सारा बना लेते हैं अपने यहाँ पे, सफिशिएंट है इतना बड़ा, ठीक है। ये लो एकदम जाइंट अपने ने कॉनकेव मिरर बना लिया, है ना। रामायण वायम के टाइम हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉनकेवासुर। तो हमने कॉनकेवासुर बना लिया बड़ा सारा। ये जो है दिस इज आर पोल, दिस इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज आर फोकस। और क्लियर फोकस पड़ रहा होगा इस पर। अब आपको कॉनकेव मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन कैसे करनी है, आपको करना क्या है, देखो आपको ऑब्जेक्ट लेना है एक, लाइक क्या ले सकते हो आप, फॉर एन एग्जाम्पल ये मार्कर ले लिया मैंने, मेरे पास अगर सच में कॉनकेव मिरर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मार्कर ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, उस मार्कर को उसके सामने रख के देखता हूँ कि लाइक दिस इज़ माई कॉनकेव मिरर। मैं इसके सामने यहाँ रखता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है, फिर मैं इसके सामने यहाँ रखता हूँ,
फिर देखता हूँ क्या हो रहा है, फिर यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, मतलब इसको अलग अलग पोजीशन में रख रख करके देखता हूँ कि क्या मुझे चेंजेस मिलते हैं। इसकी इमेज क्या हर केस पे सेम आती है, हर केस पे बदलती है तो कैसे बदलती है, ये सब चीज़ें अपने को देखनी है। अब आप देखो कि हमारे पास जो रोड है वो ये है जहाँ पे आपको बारी बारी खड़े होना है, मिरर ये रहा। तो इससे इतना तो आइडिया हो गया कि आप जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे यहाँ रखोगे, नंबर 1। नंबर 2 कि इस मिरर के इधर साइड खड़े होकर के अपनी इमेज देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर ये मिरर ऐसे है तो मैं इधर मार्कर को रख के इसमें से इमेज देखूं तो वो अच्छा नहीं है, लोग मुझे सही से नहीं समझेंगे, है ना। तो अब आपको 2 चीज़ें तो ये पता चली, बिल्कुल छोटी छोटी, बहुत आराम से करेंगे अपने, बहुत आराम से, ताकि आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप देखो और तुरंत बन जाए आपके। क्लियर। अब और कहाँ कहाँ रख सकते हो, पहले आप केसेस बनाओ कि इसके अंदर कितने केसेस बन सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हो। देखो ये जो रोड है ना, ये रोड कुछ खास है, इस पर कुछ एक मार्जिन बने हुए हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट मार्जिन, निशान लगा हुआ है ना, C, सेकंड है F और थर्ड है P। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन सेट कर सकते हो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को C पे रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को F पे रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा। P पे रखने का फ़ायदा नहीं है और P के बाद कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से आप अलग अलग केसेस बना सकते हो ना, कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आप क्या पूछ सकते हो कि सर कहाँ रखा आपने, F पे रखा क्या, नहीं, C पे रखा क्या, नहीं, अच्छा फिर F से पहले रखा क्या, नहीं, F से पीछे रखा क्या, नहीं। अब F से पीछे का मतलब C से पहले भी नहीं रखा, और क्या C से पीछे रखा क्या, नहीं, है ना। अब शायद किसी एक में तो हाँ आएगा ही, बट क्या इसके अलावा भी कोई एक और केस हो सकता है, यस एक और केस हो सकता है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 केस हो गए। इसके अलावा एक केस हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत 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 दूर रखा हो, जिसको अपन बोलते हैं इन्फिनिटी, है ना, एक इतना बड़ा डिस्टेंस जिसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, पहली बात तो उस ऑब्जेक्ट को दिखाते नहीं है, अगर आप दिखाते हो तो उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से दिखाया जाता है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे दिखाए जाते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे टच नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है उस पर जो भी ऑब्जेक्ट आ गया इट मीन्स उसकी डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। इसकी जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, दिस इज सिंबल ऑफ इनफाइनाइट। किसी ने 8 को किक कर दिया तो ये बन गया इनफाइनाइट। क्लियर। अब क्या सच में किसी इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट को अपने देख सकते हैं मिरर में? माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि भी ये केस क्यों बना दिया। तो आप देखो कि आपको बाइक के मिरर में कभी आपने सन नहीं देखा हो सकता है बहुत बारी। तो सन कहाँ है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर पे, कुछ किलोमीटर्स पे, हनुमानगढ़ के बाद नहीं, बहुत 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 दूर है। तो वो इन्फिनाइट वाला केस ही आएगा जब आप सन की रेस से किसी लेंस के थ्रू या मिरर के थ्रू पेपर वगैरह जलाते हो ना, वो एक्टिविटी के अंदर ये वाला केस ही बनता है वो। ठीक है, हम कुछ बेसिक्स सीख रहे थे इसके, तो हमने क्या क्या बेसिक सीख लिया, ये सीख लिया कि इस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट को हम इस तरह का लेंगे, क्लियर। अब इस पे बहुत कम टाइम लगाया जाता है, सीधा सीधा रे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको ये छोटे छोटे डिटेल्स ही सीखनी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में टाइम ना लगे। और आपको बिलीव मी, बिना रे डायग्राम बनाए आपको मैं सारे रे डायग्राम के रिजल्ट बिल्कुल एक टेबल आपको बनाना याद करा दूंगा। और चाहे आपको नींद में भी कोई उठा के पूछ ले कि इतने केस पे क्या बनेगा, इतने केस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे आएगी, साइज क्या होगा और रियल बनेगी या वर्चुअल, आप हाथ हाथ बता दोगे। क्लियर। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस कॉन्सेप्ट सीखते रहो, आराम से रिलैक्स करो, एक चेहरे पे अच्छी स्माइल रखो और जस्ट सुनते रहो। ऑब्जेक्ट के लिए हम इस तरह का कुछ सिंबल यूज़ करेंगे। क्लियर। एक चीज़ फिक्स है कि हम ऑब्जेक्ट को सीधा रखेंगे। क्लियर। अब कोई एडवेंचरस बच्चा कह सकता है कि सर मैं तो उल्टा रखना चाहता हूँ, तो आप उल्टा रख के करके देख सकते हो। बट क्योंकि सब में यूनिफॉर्मिटी बननी चाहिए कि सभी एक क्लास के अंदर सभी बच्चे एक जैसा काम कर रहे हो, तो इसलिए फिक्स करा हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा, है ना। आप अपने इंटरेस्ट के लिए अलग से करके देख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसी तरह की शेप का क्यों लिया हुआ है, ऐसा क्यों नहीं लिया हुआ, है ना। तो वो भी आप सोच सकते हो। ये इसलिए ऐसा लिया हुआ है क्योंकि ये दोनों शेप हमारे काम की नहीं रहेंगी। अगर बाय चांस कभी इमेज उल्टी हो जाती है इस ऑब्जेक्ट की, तो इसके बजाय आप ये सिंबल दिखा पाओगे। आप अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखा रहे हो और इमेज को ऐसे दिखा रहे हो, इट मीन्स आप दिखा पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट सीधा था और इमेज उल्टी होगी।
अगर इसको उल्टा कर भी दो, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इसकी इमेज में? नहीं, ये तो ऐसा ही है, उल्टा करोगे तो भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इसको उल्टा कर लो, ये भी उल्टा सीधा एक जैसा ही है। तो इसलिए ये सिंगल हेडेड एरो यही यूज़ होता है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, मेन काम तो करा दो, इमेज फॉर्मेशन की हेडिंग तो डला रखी है, काम नहीं कर रहे अपने। अब स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। आपको पता चला कि इमेज फॉर्मेशन में कितने केस हैं? 6 केस हैं। एक मिनट, लेट मी इरेज दिस। ये जो अपनों ने कनकेवा सुर बनाया, इसको थोड़ा साफ किया अपन ने। पहले आप देखो कि आपके पास केसेस कितने कितने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर लिख देता हूँ ना मैं, ABCD की बजाय, आपको याद रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 केस हैं। कौन कौन सा था? पहला याद करो, इन्फिनिटी पे, है ना। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा कंटिन्यू कर दूं, जितनी मुझे जगह चाहिए उतनी मैं ले लेता हूँ। लाइक दिस इज F एंड दिस इज C, इतनी जगह बहुत है मेरे लिए। पहला केस था इन्फिनिटी वाला, है ना। दूसरा केस था इधर, तीसरा केस था इधर, चौथा केस इधर, पांचवा इधर, एंड द 6th वन, लास्ट वन इज इधर। तो पहले वाले को क्या कहोगे? एट इन्फानाइट। दूसरे वाले को क्या कहोगे? C के पीछे, तो यू विल राइट इट एज बियॉन्ड C। इसको क्या कहोगे? एट C। नेक्स्ट केस क्या बनेगा? बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। क्लियर? और मैंने अभी बिटवीन वर्ड नहीं लिखा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं मेरे पास, बोल पूरा। तो नेक्स्ट क्या बनेगा? ये वाला एट F, देखो ये पूरा लिख दिया। फिर उसके बाद ये वाला क्या बनेगा? बिटवीन F एंड P, P और F के बीच में, या F और P के बीच में। ये 6 केस बनेंगे। अब इसमें से एक केस अपने को बहुत इजीली आता है, बस आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है। देखो, कभी भी कोई भी रे डायग्राम बनाना है, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया कि आपको कम से कम 2 रेस चाहिए, और अपन ने स्पेशली 4 रेस बनानी सीख ली, है ना। पैरेलल वाली और फोकस वाली और सेंटर वाली और पोल वाली। उन 4 में से कोई ना कोई 2 तो बन ही जाएंगी हर बार, और हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? अब पर सिर्फ इस केस के लिए ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उसमें से पैरेलल रेज आती हैं। कैसी आती हैं? सिर्फ पैरेलल रेज आती हैं। तो अगर पैरेलल रेज आती हैं तो हमारा काम बल्कि और आसान हो गया, और आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? क्योंकि हमें पैरेलल रेज के लिए तो बिल्कुल ध्यान है, अगर इससे पैरेलल रेज आएंगी, देखो कम से कम आपको 2 ही चाहिए, आप चाहो तो 4-5 बना सकते हो इसमें से, एज पर योर चॉइस। अगर इससे पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं नॉर्मली बोल देता हूँ कि पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल का मतलब पैरेलल आ रही हैं आपस में, ये वाली पैरेलल आ रही हैं आपस में। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, एंड ये भी तो प्रिंसिपल फोकस में से ही पास करेगी। क्लियर? ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगी। ओके, और आपको पता क्या करना था? आपको हर केस के अंदर पता क्या करना होगा? यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। नंबर 1, देखो फर्स्ट केस जो होता है ना, उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमें थोड़े वहाँ पे रीति रिवाज, रिचुअल सीखने पड़ते हैं कि व्हाट वी हैव टू आंसर, हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट। बाद में हम फिर धीरे धीरे रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या क्या बताना होगा कि इमेज, ये सारी बातें इमेज की पोजीशन कहाँ है, इमेज बन कहाँ रही है, इमेज का साइज, इमेज छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कैसी बन रही है, और थर्ड वन इज इमेज का नेचर। ठीक है? अब पोजीशन मतलब कहाँ रेस कट कहाँ रही हैं, एट F पे कट रही है, फोकस पे। लो जी, हो गया। साइज, कैसा साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ, लाइक सन की बात कर रहे हैं अपने, तो सन का साइज और इसका साइज ये कितना है? बिल्कुल पॉइंट साइज तो इमेज बनी है, तो इसको अपने कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। The word which we will use is highly diminished. Highly diminished माने बहुत 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 छोटी, diminished मतलब छोटी। इसको आप शॉर्ट में लिखो तो ये बन गया HD, हाँ। बट ये वो वाला HD नहीं है, that HD is high definition, ये तो highly diminished है। ओके, अब नेचर में क्या लिखना है? नेचर में आपको देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप लिख सकते हो कि ये इमेज रियल है या ये वर्चुअल है। ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल के साथ हमेशा आता है इरेक्ट और रियल के साथ हमेशा आता है इन्वर्टेड।
तो फिलहाल के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे केस करेंगे आपको ये पॉइंट थोड़ा और क्लियर होता जाएगा, और आफ्टर दीज केसेस वी विल डिस्कस अबाउट रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज। 2 मार्क का बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब रियल इमेज वर्चुअल इमेज की सिंपल सा तरीका क्या है पता लगाने का, कि अगर तो ये रेस सच में कट जाए तो ये रियल इमेज, अगर इनको बैक ट्रेस करके डॉटेड लाइन से कटवाना पड़े तो ये वर्चुअल है। क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट केस इन्फिनिटी वाला हो गया। इन्फिनिटी वाले केस में इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। कैसी बनती है? बहुत छोटी बनती है, और इसका नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। इस केस में आप इसको टिक करोगे, इसको तो नहीं करोगे, तो इसको अपने हटा देते हैं, ये हमारा चॉइस नहीं है इस केस में। अब हमें डील करना पड़ेगा इस केस के साथ, बियॉन्ड सी। अब क्या होगा? लो जी, अब इसके अंदर क्या होगा आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। इस डायग्राम को मुझे हटाना पड़ेगा इसके लिए, चलो कोई नहीं, फिर से बना लेंगे इसको, इसे बना तो अच्छा था ये। आपको एक ब्रेन क्लाउड देता हूँ मैं, आपको ये याद रखना है कि ये कनकेव मिरर, लो इरेज करके बनाना यही है। दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये O और ये ऐसे, ये I, ठीक है। तो ये हो गया। अब दिस इज आर ब्रेन क्लाउड, दिस इज आर ब्रेन क्लाउड। अब बन तो गया ये ब्रेन क्लाउड, बट अभी ब्रेन क्लाउड हमें हेल्प कैसे करेगा? देखो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ इशारे सिखाता हूँ, कुछ स्टेप्स सीखते हैं अपन, ठीक है। देखो ये जो बना हुआ है, ये O मैंने ऑब्जेक्ट, और I मीन्स समझ गए होगे फिर इमेज। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये 2 स्टेप्स हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो आप साथ पे देख रहे हो तो कर भी सकते हो कि आपने इस ब्रेन क्लाउड में क्या याद रखा। आपको मैंने कहा है कि बिल्कुल ईजीली करेंगे अपने साइंस, वी विल मेक साइंस एज फन एज पॉसिबल, एज फनी वे में करेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक सिंपल सी स्माइल रखनी है आपने, कोई टेंशन लेनी नहीं है, बस पढ़ते रहो, सीखते रहो, याद होते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे। आपने बस 2 स्टेप याद रखने हैं कैसे। अब ऋतिक रोशन वाला तो ऐसे ऐसे होता है साथ में, आई गेस, तो ये ऐसे है, वो ऐसे है, मतलब ऐसे भी नहीं है, नीचे की तरफ है, तो आई गेस ये ऐसे करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, और ये जो स्टेप्स है अगर आसपास कोई बैठा है तो नहीं करना, और किसी पब्लिक प्लेस पे भी नहीं करना, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं बस। हाँ, किसी से पेट पटा के आ जाओ कहीं, तो इसका मतलब क्या है, इट विल हेल्प रियली। ये कहने का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे 6 केसेस जो है ऑब्जेक्ट के वो दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट का हम सेम साइज रखते हैं, और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे इन्फिनिटी से, यहाँ से लिए मैंने, देखो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेंज यहाँ पे है, तो मैंने इसको यहाँ से लिए, इन्फिनिटी से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इन्फिनिटी पे, फिर सी पे, सी और एफ पे, सी से पीछे सी पे, सी और एफ पे और एफ और पी पे, तभी 6 केसेस होंगे, है ना। एक भी मिस नहीं करना अपने को। और इमेज, अब देखो फर्स्ट इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे, है ना, फोकस पे, और धीरे धीरे इमेज पीछे आती जाएगी। जैसे आप एक स्टेप आगे जाओगे, इमेज एक स्टेप पीछे, जैसे आप एक स्टेप आगे, इमेज एक स्टेप पीछे, जैसे आप आगे, इमेज एक स्टेप पीछे। और होगा क्या, ये लाइन टेढ़ी है। टेढ़ी होने का मतलब जो साइज है यहाँ से इस लाइन तक जो लेंथ बनेगी, देखो वो बढ़ती जाएगी ना। और यही जो होता है, दिस इज़ द साइज ऑफ इमेज। तो धीरे धीरे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। तो देखो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी बिल्कुल ईजिली। मैंने को कहा था रे डायग्राम बनाने से पहले रे डायग्राम के रिजल्ट हमें याद हो जाएंगे, क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर याद हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट जो है जब बिल्कुल इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ये बिल्कुल क्लियर है अपने को, ये अपन ने कितनी बारी कर लिया। सबसे पहले कर लिया फोकस के डेफिनेशन में, फिर रूल में कर लिया, फिर एज अ केस कर लिया। तो ये तो बोलने वाला है ही नहीं, भी याद हो गया सर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है जब इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, इन्फिनिटी के बाद एक स्टेप आगे हो, कहाँ हो गया? बियॉन्ड सी। और इसमें आप एक स्टेप पीछे हो, कहाँ आए? एफ एंड सी। क्या एफ एंड सी के बीच में बननी चाहिए इमेज? बिल्कुल एफ एंड सी के बीच में ही बनती है इमेज। क्लियर? फिर आप बियॉन्ड सी से नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो क्या आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप? मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? सी, एट सी। अब अपनी इमेज कहाँ बनी हुई थी? एफ एंड सी। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? सी। अरे ये तो मैच कर गए, तो बिल्कुल मैच करते हैं। जब आप सी पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो सी पे ही इमेज बनती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस।
अच्छा, अब आगे लेके चलते हैं। सी और एफ के बीच में अगर अपन रख दिया तो बियॉन्ड सी, सी से पीछे कहीं बनेगी, मतलब अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी बट बियॉन्ड सी बनेगी। क्लियर। और अगर हम एफ पे चले गए तो अब बियॉन्ड सी के बाद कोई दुनिया है? हाँ है। कौन सी है? इन्फिनिटी। देखो इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी पे आए थे, अब बियॉन्ड सी से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इन्फिनिटी। मतलब जब आप एफ पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। लो अभी आपके पास एक केस और पड़ा है, एफ और पी के बीच में। अब बताओ, आपने सी क्रॉस कर लिया, बियॉन्ड सी क्रॉस कर लिया, इन्फिनिटी पे क्रॉस कर लिया, तो अब इधर वाली दुनिया तो आपके लिए खत्म। अब बची है तो कोई दुनिया, वो कौन सी? इस मिरर के पीछे इधर वाली दुनिया, इस पोल के इधर वाली दुनिया तो आपने खत्म कर ली। तो सिर्फ अगर इमेज बन सकती तो उधर ही बनेगी। एंड दिस इज 110% ट्रू कि आपकी 6th केस के अंदर इमेज कहाँ बनती है? इस तरफ बनती है, मिरर के पीछे। जस्ट लाइक इन प्लेन मिरर में मिरर के पीछे बन रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट कहा था जिसको। ओके, तो पहले आपको इनकी पोजीशंस याद हो चुकी हैं बिना रे डायग्राम के। देखो इन्फिनिटी पे कहाँ बन रही है? फोकस पे। ये आपको दिमाग से निकलने वाला ही नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा आप कोशिश करोगे निकाल दूँ तो शायद आप निकाल पाओ। बियॉन्ड सी, अगर अपने एक स्टेप आगे चले गए तो एफ से पीछे आ जाओ, एफ से जब पीछे आओगे तो बिटवीन सी एंड एफ, है ना। ओके, फिर एट सी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो यहाँ पे ही इमेज बन जाएगी उसकी। नाइस। ओके, फिर अगर सी और एफ के बीच में आप कूद पड़े तो क्या होगा? आप सी से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाओगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? आपकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी से पीछे बनेगी। आप एफ पे कूद गए तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ भी हो रहा था वैसे। और फिर अगर एफ और पी के बीच में आप आ गए यहाँ पे तो इधर वाली दुनिया तो आपके लिए खत्म है, इन्फिनिटी भी यूज़ कर चुके हैं आप। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, ठीक है, बैक साइड ऑफ मिरर। तो ये हो गया हमारे पास इन सब की पोजीशंस। बट अभी देखो, हमें तो हर केस के अंदर 3 बातें बतानी होती है भाई। क्या हम तीनों बातें याद रख पाएंगे या सिर्फ पोजीशन याद रख पाएंगे? नहीं, तीनों बातें आप याद रख पाओगे। तीनों बातें कैसे याद रख पाओगे? दूसरी बात कि सर साइज कैसे याद रहेगा? ये लाइन टेढ़ी इसीलिए तो बनाई है। टेढ़ी बनाने का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? पॉइंट से। बाद में ये देखो, ये लाइन ऐसे आ रही है, और इसको जब आप इससे मिलाओगे देखो क्या हो रहा है, ऐसे आएगी हमारे पास हमेशा इमेजेस, उल्टी आएंगी। हमें इसको बना के देखना भी है, हम सारे केस बना करके देखेंगे भी, हर बारी इमेज ऐसे उल्टी होकर के आएगी। क्लियर? इट मीन्स 2 चीज़ें दिख रही है आपको इसमें से, और दोनों चीज़ें आपकी कवर होगी कि धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, और दूसरा इमेजेस कैसे दिख रही हैं? इन्वर्टेड। व्हाट आई एम सेइंग? इन्वर्ट मैंने उल्टा, और अगर इन्वर्टेड आएंगी तो कैसे आएंगे? रियल। और देखो इस तरफ रियल ही आएंगी हमेशा, वर्चुअल आएगी तो कहाँ आएगी? मिरर के पीछे। तो मुझे अब इस ब्रेन क्लाउड को भी, या माइंड क्लाउड, वट एवर द नेम यू वॉन्ट टू गिव, यू कैन गिव, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। अब आप देखो ये टेबल हमारा तैयार है, कैसे? इन सब की पोजीशंस आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अगर आप साइज लिखना चाहो तो आप इसके लिए लिखो हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। फिर आप इसके लिए लिखो डिमिनिश्ड, छोटा। सी पे जब होता है तो सेम साइज, देखो पैटर्न बन रहा है, सेम साइज। फिर जब इस केस में आएगा बियॉन्ड सी, जब सी से बाद में जाओगे तो साइज थोड़ा बढ़ेगा, एनलार्ज्ड। इस केस के अंदर थोड़ा और बढ़ेगा, हाईली एनलार्ज्ड। आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बातें जा रही हों, या इसमें ऐसा नहीं कि थोड़ी बातें जा रही हैं, कुछ बातें हो सकता है मिस हो रही हो, स्किप हो रही हो, तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हमने अभी ईच एंड एवरी सिंगल केस बना करके देखना है, बट बिफोर दैट वी आर मेकिंग आवर माइंड प्रिपेयर कि किसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और बिलीव मी, हमें अगर मैथ्स में कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम के अंदर, और बहुत बार मिलता भी है, जिसका आंसर हमें याद होता है, वो क्वेश्चन हम गलत करके नहीं आते। और कभी बाई चांस गलत भी हो जाता है ना वो, तो उसको सही करे बिना चैन नहीं मिलता। अपने को अपने ढूंढ लेते हैं उसमें कहाँ मिस्टेक थी, हमने 2 की जगह 3 ले लिया था, या प्लस की जगह माइनस लगा दिया था, वट एवर द मिस्टेक वॉज, हम उसको वहीं करेक्ट करके आ जाते हैं। तो वही तैयारी हो रही है ये, है ना। शायद आपके साथ भी हुआ हो ऐसा। अब देखो ये एक तरह सीरीज बन गई कि बहुत छोटा छोटा, सेम साइज, बड़ा बहुत बड़ा, तो ये इतना तो सिमेट्रिकल है, ये एक अलग है इनमें से। इसके लिए आप लिख दो बड़ा,
इसमें बड़ी बनती है सिर्फ, तो इसके लिए बड़े के लिए एक अलग वर्ड यूज़ कर लेते हैं, मैग्नीफाइड। ये इस पैटर्न में इंक्लूड नहीं हुआ हमारे साथ, कोई नहीं हुआ तो अपना ही नुकसान कराएगा। ओके, और आपको क्या कहा था, ये पांचों केस इसी दुनिया के हैं, इसी दुनिया के हैं, ये छठा केस उस दुनिया का है। अच्छा, इसीलिए अलग है ना, इसीलिए अलग है। और ये सारे के सारे केस कैसे बनेंगे, रियल प्लस इन्वर्टेड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। ये अलग है ना, ये कैसा बनेगा, इसने तो कुछ अलग करना ही है, ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। और इसके अंदर कुछ भी ट्रिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे याद रखो कैसे याद नहीं रखो, आपने अगर बस वो दो इशारे सीख लिए, ऐसे और ऐसे, है ना, ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपको ये सारा टेबल याद हो जाएगा। इतना इतना उन इशारों से, ये कॉमन सेंस है कि बहुत छोटा छोटा, सेम साइज बड़ा, बहुत बड़ा मैग्नीफाइड, ये अलग चल रहा है दुनिया से। रियल 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 रियल, वर्चुअल, बस इन दोनों के लिए मेहनत लगी ही नहीं, इसके लिए लगी तो बस इतनी सी। क्लियर। अब बाकियों को नहीं पता कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप ये 6 केस कर रहे हो, किसके, कॉन्केव मिरर के। तो ये हमारे पास हो गया इसको याद रखने का तरीका। चलो जी, अब हर एक केस एक एक करके बना करके देखते हैं, और हमें इसका आंसर पहले से पता है ना। ये अपने को 3 चीज़ें फिल करनी है कि पोजीशन कहाँ आएगी, साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा। तो ये मैं पहले ही भर दूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे था, इन्फिनिटी से एक स्टेप आगे आया तो फोकस एक स्टेप पीछे आएगा। तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, इट विल बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बनेगी ये। अच्छा, साइज़ क्या होगा, उसका हाईली डिमिनिश्ड था, इसका डिमिनिश्ड बनेगा, इसका छोटा साइज़ बनेगा। और ये क्योंकि 5 केस इसी दुनिया के हैं तो ये रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल प्लस इन्वर्टेड, है ना। रिजल्ट मैंने देखो पहले लिख दिए। अब इसको बना करके देखते हैं कि सही में ऐसा बनता भी है नहीं। अब आपको इसमें से 2 रेज चाहिए, कितनी चाहिए, 2 रेज चाहिए, थोड़ा काम फास्ट हो गया अपना। 2 रेज चाहिए, आपके पास कितनी रेज अवेलेबल है, यू हैव 4 रेज अवेलेबल। वैसे तो बहुत सारी हैं, 4 हमारे पास ऑफिशियल हैं, स्पेशल हैं, पैरेलल वाली, फोकस वाली, सेंटर वाली, पोल वाली। तो जो भी आप लेना चाहो ले लो, जो भी आप लेना चाहो। तो सबसे पहले बच्चा ही लेता है कि सर पैरेलल वाली लेते हैं, वो बहुत आसान लगती है अपने को, तो ज़रूर लेंगे अपने। पैरेलल जो जा रही है ना, जो पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी कौन सी लें, फोकस वाली ले लें क्या, नहीं सर सेंटर वाली ले लो, दोबारा बनानी नहीं पड़ेगी अपने को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, ये सेंटर वाली ले लेते हैं। ये जब जाएगी, थोड़ी सी लहराती हुई जा रही है ये, आप स्केल से बनाना बिल्कुल सीधी जाएगी, तो जैसे जाएगी वैसे ही आएगी। अब आप देखो, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये वाली कहाँ कट रही हैं, कहाँ कट रही हैं ये दोनों, देख करके बताओ। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये बिल्कुल सिली क्वेश्चन है, इसको मैं कहता हूँ डोरा वाले क्वेश्चन। आपने शायद एक कार्टून देखा हो, निक जूनियर पे आता था डोरा, है ना, डोरा एंड एडवेंचर शायद ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके अंदर वो ऐसे ही फालतू से सवाल पूछती है कि आपको क्या इस बोर्ड पर सी दिख रहा है कहीं पे ब्लू कलर में, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, आप मुझे हेल्प करो, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। फिर आप उसको ढूंढवा देते हो कि ये है, फिर वो डांस और करते हैं लास्ट में विक्ट्री डांस, हमने किया हमने किया हमने किया, जस्ट लाइक दैट। तो इन क्वेश्चंस को डोरा क्वेश्चन कह रहे हैं अपने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ बस मैं आपसे। चल क्या रहा है, ये 10th की साइंस चल रही है, और 10th की साइंस के अंदर भी फिजिक्स चल रही है, और सबसे मेन चैप्टर चल रहा है। और जो ये चैप्टर कर रहे हो, बिलीव मी, दिस चैप्टर इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन योर क्लास 12th। जितना कर रहे हो उतना दोबारा आएगा वापस से ये। तो 10th का काम तो हो ही रहा है, प्लस 12th का भी काम हो रहा है ये साथ में। क्लियर। तो अब इसमें क्या करेंगे आपने देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये दिक्कत आ सकती है कि ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाएं या ऐसा बनाएं। तो आप ये सोचो कि आपने रेज निकाली कहाँ से थी, ठीक है, तो आपने निकाली कहाँ से थी, आपने टिप से निकाली थी, तो इट मीन यहाँ पे टिप बनेगी। अगर यहाँ टिप बनेगी तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। क्लियर हुई बात, क्यों बनाया ऐसा। अब देखो कि जो जो अपन ने सोचा था वो अपना सही हुआ या नहीं हुआ। क्या पोजीशन F और C के बीच में आई, बिल्कुल आई। क्या साइज छोटा बना, बिल्कुल बना, ये बड़ा है, ब्लैक छोटा है ना। क्या नेचर रियल और इन्वर्टेड है, हाँ है। अब आपको पहली बारी इन्वर्टेड का मतलब ही समझ में आ गया। रियल मतलब सच्ची मुच्ची में लाइनें कट रही हैं, कोई डॉटेड लाइन का यूज़ करना नहीं पड़ा, जैसा कि प्लेन मिरर में करना पड़ रहा था। और दूसरा, क्या इमेज उल्टी बनी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये ऐसे रखी हुई थी और ये ऐसे बनी है। तो जो हमने सोचा था सारा का सारा सेम। क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकंड केस।
फर्स्ट नहीं है ये, दिस इज आवर सेकेंड केस। अब सिमिलरली इसका थर्ड केस देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एट सी। देखो एट सी पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इसमें से आपने दो रेज निकाली, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली निकालनी मुश्किल है क्योंकि सी पे खुद ही है। एक रे फेवरेट पैरेलल फोकस से ग्रीन कलर वाली, और एक पोल वाली, पोल से ऊपर पोल से नीचे, थीटा ऊपर थीटा नीचे। तो देखो कहाँ कट रहे हैं, ये इस पॉइंट पे कट रहे हैं, इधर इधर कट रहे हैं, है ना। तो इधर कट रहे हैं तो इसको आप ज्वाइन कर दो ऊपर से, और क्योंकि एरो मतलब हेड से निकल रही थी तो यहाँ पे हेड ही बनेगा। तो आप देखो क्या अपने जो सोच रहे थे सारे आंसर वही आ रहे हैं। हमने सोचा था कि जब सी पे रखेंगे, हमने जो दिमाग में रखा था वो ये वाला जो इशारे है ना, कि जब सी पे रखते हैं तो सी पे ही बननी चाहिए। क्या सी पे ही बन रही है? ये सी पे बन रही है। क्या सी वाले केस पे साइज सेम आना चाहिए था, है ना। हाईली डिमिनिश्ड थर्ड केस है ये, हाईली डिमिनिश्ड सेम साइज। क्या साइज सेम आ रहा है? देखो साइज सेम आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली डायग्राम है यहाँ पे बोर्ड पे, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बना है और सेम साइज आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कि अगर इसका नेचर देखें, क्या ये रियल एंड इन्वर्टेड आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। रियल क्यों? क्योंकि कोई डॉटेड लाइन का यूज़ नहीं है। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि रेड वाला एरो सीधा है, ब्लैक वाला एरो उल्टा है। बिल्कुल सिंपल। अब इसके अंदर देखो टाइम लगाने का ही कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट केस कितना आराम से किया था अपन ने, और इसके बाद कितनी ज़्यादा स्पीड कर ली अपन ने, क्योंकि फर्स्ट जो चीज़ें होती है वो टाइम लेती हैं। क्लियर। तो अब थर्ड केस हो गया, इट मीन्स विश्वास बन गया हमारा कि जो अपने कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो ट्रिक अपने याद रखी वो बिल्कुल सही है। और अब एक और मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करता हूँ कि लाइक फॉर केस आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आया रे डायग्राम बनाना आपने किसी एक पर्टिकुलर केस का, तो कई बार क्या है हमारा थोड़ा बहुत गलत बन जाता है, बहुत बारी ऐसा हो जाता है। तो आपको क्योंकि इसका आंसर पता है तो आप स्मार्टली खेल सकते हो, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी मदद करेगी, जो हेल्पफुल होगी, वो ये वाली रे है, पोल वाली। क्यों? क्योंकि देखो बाकी के लिए फिक्स है, अगर आप पैरेलल भेजोगे तो फोकस में से ही जाएगी, वो दिखेगी कि फोकस में से जा रही है या नहीं जा रही है। फोकस में से जाने वाली पैरेलल हो रही है या नहीं हो रही, तो फोकस में से जाती हुई भी दिखेगी और पैरेलल होती हुई भी दिखेगी। क्लियर। बट यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एंगल के अंदर हेर फेर कर सकते हो, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, शायद आपको समझ में आ रहा है। वैसे गलत चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं, बट ये नहीं है कि हाँ अगर टाइम कम है, आपका डायग्राम सही नहीं बना, देन यू मस्ट हैव सम स्मार्ट ट्रिक्स टू हैव द मार्क्स। कि अगर यहाँ पे मतलब आपकी लाइन थोड़ी यहाँ कट रही थी, थोड़ी अगर यहाँ कट रही थी, ये यहाँ कट रही थी, जिस वजह से आपका सेम पोजीशन पे नहीं बनता, छोटा बड़ा बन जाता, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एंगल इसको ऊपर उठा लो, ये थोड़ा सा एंगल नीचे कर लो, तो उसमें यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है ना। और अगर हमें आंसर पता है तो चाहे आप ऐसा नहीं भी करोगे तो आप आंसर के लिए इस डायग्राम को कम्प्लीटली इरेज आउट करके नया बना सकते हो, क्योंकि आपको आंसर पता है तो आप इसका कभी भी गलत नहीं बना करके आओगे, या तो आपको पता ही नहीं है, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, अब इसके बाद केस नंबर 4th, 5th, 6th वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो वाला केस आप करो अपने आप, ठीक है। सी एंड एफ के बीच पे, एफ पे रखोगे तो क्या होगा, और फिर एफ एंड पी। आई थिंक ऐसा करते हैं 6th केस अपन कर लेते हैं। 6th केस अपन कर लेते हैं कि 6th केस के अंदर क्या होने वाला है, जब एफ एंड पी के बीच में आप रखोगे, वो अलग दुनिया वाला केस है ना, वो अपन कर लेते हैं। बाकी दोनों आप करके देखो। तो 6th केस के लिए ये बनाया कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव बनाया, ये हमने बना लिया पोल, ये हमने बना लिया सेंटर, ये हमने बना लिया फोकस। पोल डी जैसा दिख रहा है, इसको पी जैसा बना लेते हैं। आपको यहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट, यहाँ रख दिया मैंने। अब यहाँ से रेज निकालनी है 2, है ना। कौन कौन सी निकालें? एक तो वही अपनी जो फेवरेट है, जो पैरेलल होकर के जाएगी, और ये सबसे आसान डायग्राम यही वाला है ना। और ये फोकस में से होकर के आएगी, ठीक है, ये फोकस में से होकर गई। क्लियर। अब दूसरी रे कौन सी, इनको बताया, पोल वाली बना लो, पोल वाली बना लो, बहुत ही आसान है। जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे, ठीक है। आइडिया से बना लेना कि जितना ऊपर उतना नीचे। अब ये देखो कि ये वाली लाइन थोड़ी सी ना अभी टेढ़ी हो रही है, ग्रीन वाली थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, ये इसको करेक्ट बनाते हैं। दिस विल पास आउट थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इन दिस वे। बाकी पिछले वाली जो लाइन है उससे भी बन जाता डायग्राम। देखो थोड़ा सा और करेक्ट करने की ज़रूरत है, बट चलो चल जाएगा अपना काम, कि ऐसे आ रही थी, ऐसे मिल रही है। अब आप देखो कि रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है और ये वाली है, दिस इज़ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज सेकंड। क्या इनका यहाँ पे कहीं मिलने का कोई इरादा नहीं है,
पैरेलल तो है ही नहीं, एंटी पैरेलल है, और दूसरा यहाँ पे इनका गैप बढ़ता जाएगा। तो इनको मिलाने का एक ही रास्ता है कि आप इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो और इस ब्लैक वाले को एक्सटेंड करो। काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया वैसे अपन ने, ये ऐसे एक्सटेंड होगी तो ये ठीक है। बिना स्केल के डायग्राम थोड़े से ऐसे बन जाते हैं, तो इनको आप संभालना। लो जी, यहाँ पे जाके कट गए, तो ये सारा हमारे लिए एक्स्ट्रा है। इस प्रिंसिपल एक्सिस को अपन बढ़ा लेते हैं। अब देखो, लो जी, हम क्या कह रहे थे, नेक्स्ट केस के अंदर बढ़िया डायग्राम बनता है ये। लास्ट केस के अंदर इसकी पोजीशन क्या बननी चाहिए, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर एट द बैक, कुछ भी कह दो, क्या वही बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। फिर अपन ने कहा था कि जो साइज आएगा इसका बड़ा आएगा, हमने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था मैग्नीफाइड, है ना, उनके लिए एनलार्ज और हाईली एनलार्ज यूज़ कर रहे थे, इसके लिए हमने कहा था बड़ा ही आएगा, मैग्नीफाइड वर्ड अलग यूज़ कर लिया क्योंकि अलग दुनिया का है। नेचर हमने कहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट। लो भाई देख लो, वर्चुअल है या नहीं है, है, क्योंकि इसमें यहाँ पे सच में कटी नहीं रेज, सच्ची मुच्ची में नहीं कट रही, झूठी मुट्ठी में कटानी पड़ रही है। और इरेक्ट देखो सीधा है, ये जैसा रखा हुआ था वैसे ही रखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपका 6th केस हो गया। अच्छा, अब पैरेलल वाला आपको समझ में आएगा, तो चलो ऐसा करते हैं 5th केस भी कर लेते हैं, फिर आपके लिए एक ही होमवर्क में बच जाएगा, सिर्फ 4th केस, है ना। 5th केस पे चलो मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे। अगर 5th केस की बात करें, 5th केस क्या था, जब आप F पे आओगे, उल्टा हो गया ना, जब इन्फिनिटी पे आते थे तो F पे बनती थी, अगर आप अब F पे आ गए तो अब कहाँ इमेज बनेगी, अब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी पे कैसे बनती है, आपको कैसे पता चलेगा, तो वो मेरी ड्यूटी है, मैं बताता हूँ तुम्हें, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। दिस इज़ F, दिस इज़ P, दिस इज़ C, दिस इज़ F, बिल्कुल बीचों बीच, है ना। आपको ऑब्जेक्ट रखना है बस F पे और 2 रेज निकालनी है, अपना काम खत्म, बाकी काम शुरू, अपने आप रेज का काम शुरू है, ना तुम्हारा ना मेरा। अब इसमें से रेज निकालते हैं, एक ये वाली निकाल सकते हैं हमेशा। पैरेलल जो होगी वो कहाँ से जाएगी, इसके अपने पैरों के नीचे से जाएगी, अब है ना। लो जी, चली गई। अब दूसरी कौन सी ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी ले सकते हो, मतलब इसकी सीध में से निकलनी चाहिए रे। ओके, आपको बता दूं कि ये वाला ऑप्शन है आपके पास, आप कहो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे निकलेगी, ये वाली रे, ये भी जस्ट रिट्रेस करेगी पाथ अपना। क्लियर? ये वाली जो रे है ना, ये वाली रे भी जस्ट रिट्रेस करेगी पाथ। अब कई बच्चे इसको बनाने में कंफर्टेबल नहीं होते कि ऐसे कैसे उठा ली सर, समझ सा नहीं आया। तो पहली बात तो आप समझो कि ऐसा आपके पास जवाब नहीं होना चाहिए कि समझ नहीं आया। हाँ, आपको अच्छी नहीं लगती, आप कोई और ले लो। हमने कहा था जो ऐसी इधर से आ रही हो वो वापस आ जाएगी। अब ये रे, अब ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे है तो इसमें तो यहीं से निकल सकती है ना। देखो, अगर यहाँ से जा रही होती यही वाली रे तो ये वापस आती, अगर ये यहाँ से निकली है तो क्या हो गया, है तो वही रे ना। इस रे को भी अगर आप मिलाओगे नॉर्मल से तो इसका भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 ही आएगा, इसलिए ये भी तो रिट्रेस ही करेगी। क्लियर हुई बात? तो ये भी रिट्रेस करेगी। क्लियर? अगर आप में से ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, कई बार नहीं होते, तो अपने इसके लिए कोई और रे बना सकते हैं। लाइक अभी भी हमारा डायग्राम कंप्लीट है, देखो जब ये पैरेलल होकर के रिट्रेस होकर के वापस आएगी तो ये इसके पैरेलल बन जाएगी। ठीक है? इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन वी कैन चूज़ अनदर वन, और जो हमारा अनदर वन है वो आपको पता है कौन होगा, पोल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, पोल पे अपने टकराएंगे, थीटा एंगल ऊपर पे, और पोल हमें छोड़ देगा थीटा एंगल नीचे पे। और देखो ये दोनों रेज कैसे मिल रही हैं, ये दोनों रेज हैं पैरेलल। ठीक है, ये दोनों रेज होंगी पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब, पैरेलल रेज हमने ये सीखा है वैसे तो कि पैरेलल रेज डोंट मीट, कभी नहीं मिलती, कभी मिलती नहीं आपस में, बट क्योंकि इमेज तो हमें दिखती है, यहाँ पे इमेज हमें दिखती है तो हम ये मानते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं कि ये कभी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो आगे जा कर के मिलेंगी। ये कोई 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर इतना नहीं तो कुछ ना कुछ इन्फानाइट डिस्टेंस पे जा कर के ये मिलेंगी। तो दिस विल मीट एट सम इन्फानाइट डिस्टेंस। तो इस केस में हम पोजीशन लिखते हैं इसकी इन्फानाइट, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे सामने तो ये मिलती हुई कभी दिखती है नहीं। साइज, इसका साइज कैसा होगा, अब इसका साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड, जो अपन ने बात करी थी, है ना। और इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो रियल ही होएगा क्योंकि हम कह रहे हैं यही कटेंगी,
इधर तो हम गए ही नहीं। और जहाँ भी कटेंगे, देखो जहाँ भी कटेंगी तो कुछ इस तरह से अगर एक पॉइंट आया तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उल्टा आपको बनाना पड़ेगा उल्टा। इसका थोड़ा एरो मैं सही करूँ, ऐसा कुछ उल्टा बनाना पड़ेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड। बस अब एक केस बचा फोर्थ वाला, एफ एंड सी के बीच वाला, तो वो आप अपने आप करना। तो ये जो 6 केसेस हैं इनकी आज आप प्रैक्टिस करो कि आपके ये 6 केसेस बनते हैं या नहीं बनते। चलो इसको तो बाद में रेज कर लेंगे कि आपके पास ये 6 केसेस जो आए कॉनकेव के, वो 6 केसेस बनते हैं नहीं बनते हैं। नहीं बनते हैं तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। पहले आपको टेबल याद रखना है कुछ इशारे करके, है ना। वो इशारे करके आपको वो टेबल याद हो जाएगा बहुत इजीली। टेबल के बाद आप एक एक डायग्राम बना करके देखो, 2 बारी 3 बारी आप बना करके देखो, और एक बारी आपने बना लिया ना, बस फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे 1 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इस डायग्राम के लिए, बस आप देख लो आप बनाया होगा, क्योंकि आपके माइंड में वो टेबल फिट है, ठीक है। बट क्योंकि अब अपने पढ़ा है तो अभी आप करो इसको ज़रूर, बना करके देखो, ठीक है। कंपास से आप इजीली बना सकते हो, इतना सा मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, तो आप कंपास से प्रॉपरली बना सकते हो। और फिर दूसरी चीज़ कि आप इसमें कलरफुल पेन यूज़ करो ताकि अच्छा डायग्राम बनेगा। दोनों रेज अलग करके कलर की दिखेंगी। एग्जाम में तो नहीं यूज़ कर सकते कलरफुल पेन, बट कॉपी में आपके नोट्स अच्छे दिखेंगे, आपको पढ़ने का मन करेगा, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या चीज़ें? कलर्स नहीं, एरो जरूर दिखाना है कि ये रे यहाँ जा रही है तो ऐसा एरो, ये रे वापस आ रही है तो ऐसा एरो। इस एरो का स्पेशली हाफ मार्क्स है। अगर मान लो कोई एक केस का डायग्राम बनाना आया तो वो 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है। और वो 1 नंबर का डायग्राम के अंदर आधा नंबर किसका है? सिर्फ इस एरो का। आपने सारा बना दिया और कहीं पे भी एक एरो छोड़ दिया, हो ही जाती है गलती बच्चे से, है ना, पर अलाउड नहीं है गलती। अगर ये गलती कर दी आपने तो आपका हाफ मार्क्स गया। और ऐसी गलतियाँ ज़्यादा दुखती हैं। आपको क्वेश्चन नहीं आता था, आप क्वेश्चन छोड़िए, आपका 1 नंबर कट गया, वो ज़्यादा दुखी नहीं करेगा आपको। बट आपने क्वेश्चन भी किया, सभी जगह एरो लगाए, एक जगह नहीं लगाया और आपका 0.5 चला गया, कट गया, तो वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा। और ये CBSE की गाइडलाइन में मेंशन करा हुआ है कि एग्जामिनेशन वाले में जो भी टीचर्स एग्जामिन करते हैं कॉपी, कि अगर किसी बच्चे ने ऑप्टिक्स के डायग्राम के अंदर एरो नहीं मेंशन किया, देन यू हैव टू डिडक्ट मिनिमम 0.5 मार्क्स। क्लियर? तो इन 0.5 मार्क्स को बचाने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है, अपने दिमाग में हमेशा अलर्ट रखना कि ऑप्टिक्स का डायग्राम बना रहा हूँ, हाँ तो मुझे एरो लगाना है, मैंने एरो लगाया या नहीं लगाया। क्लियर? सो इट्स टाइम टू वाइंड अप द सेशन। हमने रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन करे, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए, इमेज फॉर्मेशन करा कनकेव के लिए। पहले ट्रिक सीखी, फिर इसके 6 केसेस बने, 6 केसेस अपन ने बना करके देखे, जिनमें एक केस आपका होमवर्क है ना। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे उसको कॉन्वेक्स के लिए, देखेंगे उसमें कितने केस आते हैं, 6 केस आते हैं, नहीं आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।